तो हेलो एवरीवन। तो काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि GS3 के पी वाई क्यू एनालिसिस किए जाए। ठीक है। तो GS2 तो अभी आपने देखा होगा मेरी पी वाई क्यू एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है। तो ये उसमें नेक्स्ट वीडियो है। तो अभी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे अपन इसमें। ठीक है। और पी वाई क्यू की मदद से जो अब अपना कल या परसों में एग्ज़ाम आने वाला है मेंस 2023। तो उसमें क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपन एक एक्सपेक्ट करेंगे, गैस करेंगे। ठीक है। हो सकता है वो गैस सही भी हो सकता है थोड़ा गड़बड़ भी हो। ठीक है। तो ये तो है ही। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट ईयर है उसके नेक्स्ट ईयर अपेयर होंगे। ठीक है। तो वो भी ये वीडियो देखें तो इससे उनको समझ में आएगा कि कहाँ से पढ़ना है आपको, किन सब्जेक्ट पे, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। वैन यू रीड इकोनॉमी, जैसे कि मृणाल की इकोनॉमी है, उसमें करीब 1200-1500 पेज होते हैं। तो सारे पेज पढ़ना देखो लगभग इम्पॉसिबल सा काम होता है। नहीं, सब लोग पढ़ भी लेते हैं वो ठीक है, लेकिन कहाँ से क्या किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है अगर आप वो समझ जाएंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। प्रीलिम्स की बात अपन प्रीलिम्स के टाइम पे करेंगे। तो अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। मेन चीज़ ये है। और आप रिटेन ज़्यादा कर पाएंगे अगर आप गिनी चुनी कुछ कुछ चीज़ें जो गिने चुने टॉपिक्स हैं उनको जब बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा रिटेन होंगे एज़ कम्पेयर टू आप पूरा सब्जेक्ट फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई है मैंने। ठीक है। तो इसमें अपन मेन मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो देखेंगे। ठीक है। और पूरी वीडियो एंड तक देखो तभी कुछ मतलब है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पूरा कवर होगा इसमें अपना। ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या क्या आ सकते हैं अपन देखेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले GDP इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। तो GDP मृणाल की फोर्थ पिलर, आई थिंक फोर्थ या थर्ड या फोर्थ पिलर में दिया हुआ है। तो जी इसमें पूछा क्या जा चुका है, कंप्यूटेशनल मेथड। ठीक है। GDP कैलकुलेट कैसे करनी है, क्या क्या चेंजेस आए GDP में कैलकुलेट करने के मेथड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो जब कोविड हो रहा था उसके बाद इंडिया ने वी सेव रिकवरी, आपने सुना होगा न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। तो वी सेव रिकवरी होता है कि जब है ना ग्रोथ रेट कम हो गई अचानक से ड्यू टू कोई कॉन्स्टेंट जैसे कि कोविड आया था। ठीक है। उसके बाद कोविड का रिकवर किया तो रिकवर कर गया तो ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है। जैसे वी सेव रिकवरी बोलते हैं। तो अब वी सेव रिकवरी आया तो डब्ल्यू सेव, यू सेव, ये क्या क्या रिकवरी होती है आपको पढ़ लेना है। और दो क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा फिर भी आपको अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल जीडीपी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है कि कोई भी कंट्री है। ठीक है। तो वो कितना कितना ग्रोथ कर रही है और कितना कर सकती है। ठीक है। जो अपन भी जो अपनी लाइफ में भी देखें तो अपन कितना पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ सकते हैं, दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है। अपन 6 घंटे पढ़ रहे हैं और क्या पता हम 10 घंटे पढ़ सकते हैं। उस तरह से ऐसी ग्रोथ पोटेंशियल जीडीपी में ना कितना ग्रोथ कर सकती है इंडिया। ठीक है। तो क्या इसके डिटर्मिनेंट्स है और कैसे इंडिया इसको अचीव कर सकता है। ठीक है। तो इस पर लगभग 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है। ठीक है। तो कैसे अपन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को बढ़ाया जाए जिससे जीडीपी के कंपेरेबल वो आ सके तो ये अच्छा टॉपिक है। उसके बाद इंडिया की ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ मतलब कि जीडीपी बढ़ती आ रही है लेकिन उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं, जॉब नहीं बढ़ रही है। ठीक है। तो बेरोजगारी बढ़ती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है। जॉब और जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है। इस तरह से इसको अपन जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है लोगों को। ठीक है। तो क्या है कि हाई ग्रोथ हो रही है। ठीक है। लो इन्फ्लेशन और लो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इन्फ्लेशन भी कम है लेकिन बेरोजगारी भी कम ही है। ठीक है। सॉरी, रोजगार भी कम ही है। ठीक है। इस तरह से तो अब ये जॉब ग्रोथ हो रही है। अब अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब अपनी जो पॉपुलेशन काफ़ी यंग है। ठीक है। तो इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इज़ हाई बट द एम्प्लॉयबिलिटी इज़ लो। ठीक है। तो क्यों क्यों है जॉबलेस ग्रोथ, मतलब ये सब पे क्वेश्चन आ चुका है कि जॉबलेस ग्रोथ एज अ पर्टिकुलर टॉपिक पे और ये हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन लो एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है तब भी लोगों को जॉब कम मिल रही है। ठीक है। क्यों मिल रही है कम, क्योंकि स्किल सेट लोगों का वीक है। ठीक है। स्किल्ड लेबर कम है अपने पास। तो स्किल सेट को अपन को इम्प्रूव करना है तो वो कैसे, स्किल इंडिया मिशन से। तो स्किल इंडिया पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। इस तरह से रिलेट किया अपन ने, समझ रहे हो? ठीक है। तो इन तीनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की ग्रोथ है वो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। ठीक है। लेबर इंटेंसिव मतलब कि अपन क्या एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पे लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। अपन जैसे कि मान लो कि अपन टी कॉफ़ी वगैरह ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वीट राइस ये सब। तो ये क्या है कि अपन ना लेबर इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए नहीं होती, नॉर्मल लेबर चाहिए होती है। अब कैपिटल इंसेंटिव मान लो अपन को डिफेंस के, मान लो अपन जैसे राफेल वगैरह कल को अपन एक्सपोर्ट करने लगे डिफेंस प्रोडक्ट, तो वहाँ वो कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब कि अपन को क्वांटिटी कम रखनी है लेकिन अपन को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो कैपिट जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ होती है और डेवलपिंग की लेबर इंटेंसिव ग्रोथ होती है। तो इंडिया की लेबर इंटेंसिव ग्रोथ हो रही है, उसको अपन कैपिटल इंटेंसिव कैसे बनाएं ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो जीडीपी एज अ होल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आप जब भी फोकस जीडीपी के बारे में सारे डायमेंशन जो है वो कवर करें, करंट अफेयर से भी और अपने बेसिक सोर्सेज से भी।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, मीनिंग क्या है, ठीक है। हाँ, कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देखो, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, ठीक है, आप खाने में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो खाना तो आप खा के ख़त्म हो जाएगा। आपने घर बनाने में इन्वेस्ट किया, तो घर क्या है, अब कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, मतलब घर वो रहेगा ना, एक टेंजिबल एसेट है ना वो, इस तरह से। तो ये अपना घर बन गया, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, गोल्ड में लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में तो कल्चर है। तो गोल्ड से क्या है, गोल्ड के इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो वो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, मतलब वो क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट वगैरह हो जाता है, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे रोड रेलवे वगैरह में, ठीक है, इस पर बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इंक्लूसिव ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ में इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैसे अपन इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होती है कि कोई भी अगर कंट्री ग्रो कर रही है, तो अब वो अपने पॉवर्टी रेटन और जो गरीब लोग हैं उनको इंक्लूड कर रही है कि नहीं, PWD को, वुमेंस को इंक्लूड कर रही है कि नहीं, जो अपना डिप्राइव सेक्शन है उसको, ठीक है। तो इसको अपने इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, कि अपन ऐसा रोड रेलवे बनाए कि लोग इफेक्ट ना हो भी, मतलब कि मान लो तुमने ऐसी रेलवे लाइन बना दी कि भाई ट्राइबल लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा। ग्रोथ मतलब सबका ग्रोथ होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs अपने जो है, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अपने जो 19 अपने SDGs हैं, वो अपन को याद करने हैं, वो अपन को कंक्लूजन वगैरह में लिखने होते हैं, तो उनकी आप लिस्ट लगा लेना, याद कर लेना, ठीक है। सैलेंट फीचर्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के, ये पूछा गया है, ठीक है। और क्या मेजर्स ले सकते हैं अपन इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए। अब जो फाइनल इंक्लूजन ऑफ द पुअर, आपने सुना होगा कि कैसे अब बैंक जो लोन देता है तो वो गरीबों को ज़्यादा प्रेफर करता है, 40% जो PSL क्राइटेरिया होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। तो क्या है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, मतलब पैसा मिल रहा है तो सबको मिले, ठीक है, मतलब सब में गरीबों में पैसा मारना, कुल मिला के ये बात है। तो अपना प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था, इस पर क्वेश्चन आ चुका है अपना, ठीक है। तो कैपिटलिज्म एज अ ड्राइवर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो कैसे अपन जो अपनी कैपिटलाइज अभी इकोनॉमी चल रही है, कैसे मार्केट इकोनॉमी को अपन इंक्लूसिव ग्रोथ में लगा सकते हैं। तो कैपिटलिज्म को जो मार्क्सिस्ट थिंकर है, उनका मानना है कि कैपिटलिज्म से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन कैसे अपन, पहले आज के ज़माने में सब जगह कैपिटलिज्म आ रहा है, तो कैसे इससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लाखों करोड़ों में कमाती हैं, उन्हें अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा अपना क्या बोलते हैं, गरीबों में दान, डोनेट करना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, जिससे समाज, मतलब समाज सेवा के लिए, तो इसको हम CSR बोलते हैं, ठीक है। CSR नोम पे क्या होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट होती है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या चैलेंजेस है इंक्लूसिव ग्रोथ में, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट बजट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर साल बजट आता है, ठीक है। तो बजट में आपको पता होना क्या ऑब्जेक्टिव था बजट का, जैसे इस साल का बजट होगा जो 2023 का जो आया होगा, फरवरी में बजट आता है। तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या उसकी थीम्स थी। थीम्स मतलब कुछ ना कुछ, जैसे आत्मनिर्भर भारत, अमृतकाल वगैरह, ये सब थीम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, कैसे गवर्नमेंट जो है अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करती है, ठीक है। कैसे मतलब जो जितना जो खर्चा होता है उसको कैसे मैनेज करे, ठीक है, इस तरह। इसके लिए अपना FRBM एक्ट भी पास हुआ था, फाइनेंशियल फिजिकल रेगुलेशन एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी इफेक्टिवनेस है, क्या इसके रीजन्स है, ठीक है। तो ये FRBM एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर एक आध 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इसके एस्केप क्लोज है, क्योंकि गवर्नमेंट को शायद 3% अपना ऑफ द GDP में अपना एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल करना होता है, डेफिसिट को, फिजिकल डेफिसिट को, ठीक है। तो उसके लिए FRBM एक्ट बनाया था, लेकिन वो गवर्नमेंट वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर नहीं पाती है, तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। जेंडर बजटिंग मतलब कि क्या होता है कि अपने जो वुमेंस स्पेसिफिक जो स्कीम्स होती हैं उनको एक जगह करके उनको मतलब स्पेशल फोकस दिया जाए, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग का क्वेश्चन बन चुका है। कैपिटल और रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक। अब देखो बजट का पार्ट होता है टैक्सेशन, आपने देखा होगा हर साल टैक्सेशन के अलग अलग नॉर्म्स आते हैं कि इस बार गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स बढ़ा रही है, इस पे कम कर रही है। टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स पे और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स पे GST पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो GST एक्ट पे पूछ चुका है, ठीक है। क्या क्या टैक्स जो थे जो GST में सब्ज्यूम हो गए, मतलब जो GST ने कवर कर लिए, ठीक है। और क्या इसका रेशनल था इंट्रोडक्शन के लिए, और कैसे इसने फेडरल, ठीक है, कैसे टैक्स की वजह से टैक्स एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या होता है टैक्स एक्सपेंडिचर, कि सरकार जो खर्चा करती है, ठीक है। और क्या फेडरल टेंशन क्रिएट होते हैं, मतलब क्या सेंटर और स्टेट के, आपको पता होगा कि सेंटर के पास टैक्स आता है तो वो जो टैक्स है वो स्टेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उससे सेंटर स्टेट के बीच में थोड़ा टसल चलता रहता है, ठीक है, इस तरह से।
तो ये फेडरल टेंशन जो होते हैं टैक्स की वजह से इस तरह से। तो गवर्नमेंट बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी मतलब इन पे ध्यान दोगे तो आपका मतलब आधे से ज़्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक है। रेदर देन आप पूरा का पूरा पढ़ो, आप थोड़ा इन थीम्स के अकॉर्डिंग जाओगे। पहले कैपिटल रेवेन्यू बजट पे ध्यान दो क्या होता है, फिर FRBM पे ध्यान दो, इस तरह से, ठीक है। पढ़ना आपको पूरा ही है लेकिन इन पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एनर्जी पे क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार। एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन आया था। और एनर्जी अपन जो करते हैं तो रिन्यूएबल होनी चाहिए जिससे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मीट हो, ठीक। एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट असेसमेंट कम होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी पे आ चुका है। तो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी जब हम जियोग्राफी के एनालिसिस कर रहे थे तब भी इम्पोर्टेंट थी। तो आपको सोलर विंड मिंड जितनी एनर्जी सब पढ़ना है, तो रिमेनिंग एनर्जी आपको पढ़ लेनी है, ठीक। रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी होते हैं, ठीक। और जो उससे रिलेटेड मिशन है जैसे एनवायरनमेंट में आप तो पढ़ोगे, ठीक है, कि अपना जो लाइफ स्टाइल मिशन लाइफ वगैरह हुआ, ठीक है, ये सब 5 मिनट जो गोल होते हैं, ठीक है, सब। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने सुना होगा, PPP बोलते हैं जैसे अपन। क्या इसके चैलेंजेस है, क्या इसके प्रो है, क्या इसके कौन है, ठीक है। तो कैसे FDI इन्वेस्टमेंट अपन बढ़ाएं, ठीक है। FDI इन्वेस्टमेंट तो जानते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो क्या PPP मॉडल से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है कि मान लो गवर्नमेंट कोई एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे लाइन बना रही है PPP मॉडल पे बेस्ड, तो ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए जो न्यूज़ में हो। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। और गिफ्ट सिटी, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो गिफ्ट सिटी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ जाए। तो आप मतलब इसे अपन नहीं सोचा कि हाँ SEZ पे आ चुका है, गिफ्ट सिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके बारे में पढ़ना है आप, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन पे क्वेश्चन आ गया था पूरा, और रुर्बन मिशन जो होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। उसके बाद अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो गवर्नमेंट का मॉडल है, क्या क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर अर्बन ट्रांसपोर्ट है वो PPP मॉडल में होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लगाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर पे पैसे लगाते हैं, और जो है रोल या रेलवे लाइन जो भी बनती है उस तरह से मेट्रो वगैरह बनती हैं इस तरह से, ठीक है। तो राइट टू फेयर कंपनसेशन क्या होता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो मान लो आपकी ज़मीन के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा कि यार चलो बुलेट ट्रेन निकलेगी यहाँ से, तो आपकी ज़मीन तो उसमें चली गई बुलेट ट्रेन में, ठीक है। तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए ना आपको, मतलब भत्ता जो होता है मतलब, तो वो मिलना चाहिए। तो राइट टू फेयर कंपनसेशन भी इसका पार्ट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और LPG रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या प्रोटेक्शनिज्म पता है आपको कि चाइना US का जो चलता रहता है कि अपनी इकोनॉमी क्लोज कर देते हैं जिससे कि मतलब सामने इंपोर्ट वगैरह कम कर सकें, ठीक है। करेंसी मैनिपुलेशन के लिए, ठीक। अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे और इंपोर्ट मतलब आपको अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने हो तो आपको करेंसी जो है डिक्लाइन वाला अपनी करेंसी की वैल्यू कम करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा, और करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो इंपोर्ट में फ़ायदा होगा, इस तरह से। करेंसी मैनिपुलेशन चाइना तो बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके ग्लोबलाइजेशन से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, इन्फॉर्मल सेक्टर की बात करें, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया में क्या हुआ था जब LPG रिफॉर्म्स आए थे, तो इंडिया नॉर्मली ट्रेंड ये होता है कि कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर से पहले मैन्युफैक्चरिंग में जाती है फिर सर्विस में जाती है, ठीक। ग्रोथ इस तरह से होती है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ था, जो LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 के सॉरी, तो LPG रिफॉर्म जो आए थे 1991 के, उसके बाद इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का रूट ना लेते हुए डायरेक्ट सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पे गई थी। तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वाली ग्रोथ थी वो मिस हो गई थी, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि कैसे इंडिया डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में मतलब कैसे मैन्युफैक्चरिंग को अपन इंप्रूव करें। तो उसके अलावा उसके लिए क्या जितने भी इनिशिएटिव हैं आपको सब पढ़ना है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, SEZ गिफ्ट सिटी वगैरह ये सब थी। अब जो लिबरलाइज FDI थी, FDI नॉर्म्स जितने वो होता है कि हर बार गवर्नमेंट कोई ना कोई जगह पे FDI के जो नॉर्म्स है वो लिबरलाइज करती रहती है। जैसे मान लो अभी रिसर्च वगैरह में, एटॉमिक एनर्जी में, इस तरह से। तो मल्टी ट्रेड रिटेल सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक बार नॉर्म लिबरलाइज करे थे, उस पर 2-3 क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। तो रिसेंट जो भी हो जहाँ पे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट जो भी जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने FDI नॉर्म्स लिबरलाइज किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एटॉमिक एनर्जी हुआ है, कुछ भी हुआ, रिटेल इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ भी, ठीक है, या इंश्योरेंस वगैरह हुआ, तो कैसे वो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करेगा, क्या उसके चैलेंजेस होंगे, क्या प्रोस होंगे, इस तरह से देखना है आपको, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन कंपनीज, ठीक है। जो अपने लेवलाइज FDI नॉर्म्स थे तो उससे इंडियन कंपनीज को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या वो MNC से कॉम्पीट करने के काबिल हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं, इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में मैं बेसिकली 5 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इरीगेशन,
टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इरीगेशन में क्या होता है कि माइक्रो इरीगेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, वाटर स्टोरेज कैसे किया, मतलब जो आपको नॉर्मली टर्म्स न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं, जो आप बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, हॉर्टिकल्चर मिशन वगैरह के बारे में पूछा है। वाटर यूज़ एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, कैसे क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें। राइस वीट सिस्टम, आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद राइस वीट सिस्टम आया कि अब ज़्यादातर लोग राइस और वीट जैसे पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में उगाते हैं, जिससे कि उनको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होती है इस तरह। तो राइस वीट सिस्टम को कैसे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आपको इस तरह से पूरा देखना है। ठीक है, वाटर सेट प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब पानी से रिलेटेड वाटर को कंजर्व कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, कैसे उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं सारे। चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड जैसे कि मिलेट मान लो, ठीक है, कैसे क्रॉप मतलब चेंज हो रहा है, मतलब पैटर्न जैसे मिलेट। अभी मिलेट का आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है 2023 जो है, कि इस पर मुझे लग रहा है कि पक्का क्वेश्चन आएगा मिलेट के ऊपर, तो क्वेश्चन आने ही आना है क्योंकि मिलेट इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं मिलेट कितनी टाइप के होते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सब आपको इसका डायमेंशन कवर करना है पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करने को, क्या बायोटेक्नोलॉजी का रोल है एग्रीकल्चर में। टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन के टाइप्स हमने GS1 में भी मैं बोला था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक, येलो, जितने भी रिवॉल्यूशन आए वो आपको पढ़ना है। पिंक रिवॉल्यूशन मीट के लिए होता है, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल के लिए होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पता ही, ब्लू रिवॉल्यूशन अपना फिशरीज़ के लिए होता है, इस तरह से। उसके बाद देखो डिजिटल इंडिया मिशन है, क्या कैसे फार्म प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकता है, कैसे हम एलोपैथी को यूज़ करें फार्मिंग में। ठीक है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो क्या APMC मंडी जो है, जिसके लिए फार्म लॉस लाए गए थे रिफॉर्म करने के लिए, तो क्या क्या इशूज़ हैं उनमें। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग जो कॉन्स्टेंट है वो अपने इसको फूड सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग से क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान है। ठीक है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बेनिफिट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और क्या क्या इनमें चैलेंजेस हैं। ठीक है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, इस तरह से। तो इम्पेडिमेंट इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे, अब देखो आप एग्रीकल्चर पूरा अपना मार्केट पूरा लिंक्ड है। ठीक है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट में अगर एक जगह भी दिक्कत आती है तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिले होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, फूड गेन कॉस्ट बढ़ जाएगी, मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, 10 चीज़ें होती हैं, मतलब हर चीज़ रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पूरा सप्लाई चेन, ठीक है, पे ध्यान देना है, क्या कैसे सप्लाई चेन, कैसे किसके पास जा रहा है, पहले फार्मर आ रहे हैं, फिर मंडी में आ रहा है, फिर मिडिल मैन के पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से। लैंड रिफॉर्म्स और PDS पे क्वेश्चन आ चुके हैं। लैंड रिफॉर्म्स के आने से कैसे लोगों की सोशियो इकोनॉमिक जो स्मॉल फार्मर है उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन में सुधार आया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इसका रिलेशन। उसके बाद लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। ठीक है, और कैसे पॉवर्टी कम हुई है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आप जानते होंगे कि जब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने देखा कि सारी लैंड तो ज़मींदारों के पास है और गरीब किसान के पास कुछ है नहीं, तो सरकार ने थोड़ा बोला कि आप अपनी ज़मीन दो, हम गरीबों में बांटेंगे, इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स आए थे। वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन बहुत सी जगह हुए थे। ठीक है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस तो पता ही होगा। और ठीक, चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अब देखो राइस वीट से उठ के अपन को बाकी क्रॉप्स पे जाना है। ठीक है, इस तरह से। तो तो कैसे अपन क्रॉप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेकिंग फूड ग्रेन सिस्टम मोर इफेक्टिव। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है इस पर। उसके बाद MSP का जो इशू है, ठीक है, गवर्नमेंट का, टाइप्स एंड ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ठीक है, तो MSP तो बहुत अच्छे से कर लेना, आपको MSP क्वेश्चन बनते क्या इसके कैलकुलेशन के तरीके हैं। ठीक है, पूरा MSP पूरा होल ऐसा टॉपिक कवर करना, कौन कौन सी क्रॉप्स पे MSP दी जाती है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस पर। ठीक है, और कैसे ठीक है, और क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या जैसे कि MSP अब कि जो अपना राइस और वीट पे MSP मिलती है तो उससे लोग सिर्फ राइस और वीट ही ज़्यादा उगाते हैं, तो मोनोकल्चर प्रमोट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि मोनोकल्चर प्रमोट होने की वजह से मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको ये सब सोचना है, मतलब इस तरह सारे डायमेंशन आपको पूरा सोचने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो अपना गरीब है किसान है उसको क्रेडिट मतलब कैसे लोन वगैरह मिलता है। ठीक है, ताकि वो, क्योंकि अब गरीब किसानों के पास पैसा इतना होता नहीं है कि वो मतलब क्या बोलते हैं अपने खुद से इन्वेस्ट कर सकें, तो कैसे बैंकों का क्या रोल होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट कैसे लोन देती है, गवर्नमेंट की स्कीम आती रहती है। ठीक है, और कैसे क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाए। ठीक है, और फसल अब पता है मानसून पे डिपेंडेंट है अपना एग्रीकल्चर,
तो ठीक है, तो पानी वानी बरस गया तो फसल ख़राब हो गई, बेमौसम की बरसात हो गई, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना आई थी इरीगेशन के लिए, ठीक है। और इस तरह दुनिया भर की योजनाएं हैं, वो सब आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड आप देख लेना। एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे अपना पीवाईक्यू एनालिसिस कर दिया, लगभग सारे सब्जेक्ट कवर हो ही गए हैं, एक दो को छोड़कर, ठीक है। तो अब जो मेंस आ रहा है तो आप अपने मतलब सब्जेक्ट पे ध्यान दें, ठीक है। और कोई डाउट होता है आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर लें मुझसे, वहाँ पे कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल टच में आ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। और कोई इसकी फ़ीस वीस नहीं है, अभी सब फ्री है, ठीक है। तो आप पूछिए कोई डाउट हो, ठीक है, कैसा भी। और कोई भी या तो आप कमेंट में आप डाउट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो वीडियोस आ रही हैं आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएं, और उधर मैंने सारी जो पीवाईक्यू की एनालिसिस है अपलोड कर रखे हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू एनालिसिस देखें। और मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताएं जो मेंस में आने वाले हैं, ठीक है। और जो मेंस के लिए अपेयर नहीं भी हो रहे हैं तो पीवाईक्यू उनको काफ़ी हेल्प करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।